हेलो, नमस्कार। मैं आपका दोस्त नरेंद्र आपके सामने मैं आज एक छोटा-सा वीडियो लेके आ रहा हूँ। सीईटी स्नातक स्तर सीईटी स्नातक स्तर जिसका एग्ज़ाम अभी 8 और 9 जनवरी को है। तो मेरे कई विद्यार्थियों ने और तैयारी करने वाले भाई-बहनों के लिए मैं ये वीडियो इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि कई विद्यार्थियों कई दिनों से माँग हो रही थी कि सीईटी का सिलेबस इतना विस्तृत दिया हुआ है। तो सर आप हमारे को ये गाइड किया जाए कि लास्ट में हम इसको रिवाइज़ कैसे करें? इससे संबंधित किस प्रकार हम इसको शॉर्ट में बनाया जाए या फिर किस टॉपिक के ऊपर हमारे को ज़्यादा ध्यान देना है चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या है कि इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। और हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब मेनली प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हर कोई जो भी तैयारी कर रहा है वो सीईटी की स्पेशल तैयारी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि हर कोई अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे पहले अभी एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम चल ही रहा था इतने दिन, और सेकंड ग्रेड के बाद में तृतीय श्रेणी भर्ती की एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, और भी कई वैकेंसीज की बच्चे तैयारी जो कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई-बहन जो भी ये तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि ये साथ-साथ में सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में देखो। तो आपने देखा होगा कि अपने राजस्थान के अंदर 2 प्रकार के बोर्ड है, एक तो आरपीएससी बोर्ड है और एक आरएसएसबी बोर्ड। पहले आरएसएम एसएसबी बोर्ड राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड था, जिसका नाम अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया है। तो अभी अपने 2 बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहे हैं, एक तो आरपीएससी करवा रहा है और एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। आरपीएससी 4200 ग्रेड पे यानी कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम से लेकर इसके ऊपर के जितने एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे कौन करवा रहा है? आरपीएससी करवा रहा है। और इसके नीचे 3600 पे ग्रेड तक और 3600 पे ग्रेड से जितने नीचे के एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम अपने कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। तो अपने ये सीईटी का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कौन करवा रहा है? कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवा रहा है। इसके अंदर आप देखोगे तो इसने 2 तरह के एग्जाम करवाए। एक तो आपने 10+2 मतलब जिसने 12th पास कर लिया उसके लिए एग्जाम करवा रहा है, और एक एग्जाम किसके लिए? स्नातक स्तर के लिए करवा रहा है। और जो स्नातक स्तर का एग्जाम है वो अपने कौन सा 8 और 9 जनवरी को आगे एग्जाम, आज से 7-8 दिन बाद एग्जाम है। तो आपने देखा कि इसके अंदर 8 प्रकार की वैकेंसीज दे रखी है। इसके अंदर आपने देखा कि राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंदर प्लाटून कमांडर है, और आपने राजस्थान अभियांत्रिकी इसके अंदर जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार और पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, महिला पर्यवेक्षक राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंदर आता है, और उप जेलर छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड, ग्रेड सेकंड। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम अपन अगर पहला ही पहला आपका कॉमन एलिजिबल टेस्ट होगा स्नातक स्तर का, तो आपने अभी अपन देखते हैं डेली न्यूज़पेपर के अंदर और होता भी आया है कि अब हर एग्जाम के अंदर 10 से 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपने पटवारी की वैकेंसी निकाली, उसके अंदर 15 लाख लोगों को एग्जाम करवाने, और इतना बड़ा एग्जाम करवाने के लिए हर जगह अपने को सेंटर देने पड़ते हैं, और सेंटर देने की वजह से इतनी व्यवस्था नहीं होने की वजह से आप देखते हो डेली कि पेपर लीक है, इस प्रकार की न्यूज़ें आपके सामने आती रहती है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 15 लाख लोगों का एक ही एग्जाम पहले करवा दिया जाए, सीईटी। उसके बाद में जितने ये 8 प्रकार के एग्जाम है, अगर इनकी वैकेंसी निकलती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि पटवारी की आपके 1000 वैकेंसी निकली, तो 1000 वैकेंसी का 15 गुना यानी कि 15,000, 15,000 लोगों के एग्जाम करवाए जाएंगे, जो कि पॉसिबल है कि अपने कहाँ पर बड़ी सिटीज के अंदर करवा सकते हैं, जो कि अंडर कंट्रोल स्थिति होती है, जिसके अंदर पेपर लीक के ये मामले थोड़े कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने सीईटी एग्जाम करवा रहे हैं। अब ये सीईटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अपन दूसरी भी तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का तैयारी क्यों करनी चाहिए? इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अब जो ये सीईटी करवा रहे हैं इसका 1 ईयर की वैलिडिटी है। वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर वैलिडिटी। अब 1 ईयर के अंदर इनमें से कोई भी वैकेंसी आई, अगर अपना सीईटी क्लियर है, सीईटी अगर क्लियर है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको इसके लिए आपको ये सीईटी क्लियर करना जरूरी है। तो अब अपन सीधा आगे इसके सिलेबस के ऊपर चलते हैं
तो आपने देखा होगा, देखते हैं कि सबसे पहले ही पहला शुरुआत आपके ये दे रखा है परीक्षा की स्कीम। इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, मतलब 300 मार्क्स का आपके पेपर होगा। अब आपके 150 क्वेश्चंस हैं, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 3 घंटे के अंदर आपको ये पेपर किस प्रकार मैनेज करना है, या फिर आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक उठाने हैं, या फिर किस प्रकार से पेपर के अंदर ये 3 घंटे का मैनेज करना है, ये भी बात अपन इस वीडियो में करेंगे। और इससे पहले अपन देखते हैं कि अपना सिलेबस है, तो इस सिलेबस को मिनिमाइज किस प्रकार किया जाए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, हमारे को क्या बनाना चाहते हैं। ये कर्मचारी चयन बोर्ड ये चाहता है कि ऐसा बच्चा हमारे सिलेक्शन हो जो हर सब्जेक्ट के अंदर, मैथ भी आती हो उसको, रीजनिंग भी आती हो, साइंस भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, हिंदी भी आती हो, कंप्यूटर साइंस का भी ज्ञान हो, और राजस्थान के ये करंट अफेयर के इसलिए डालते हैं कि राजस्थान की जितनी ये योजनाएं वगैरह चल रही है इसके बारे में भी बच्चे को नॉलेज हो। तो वो ये चाहता है कर्मचारी चयन बोर्ड की ऐसा बच्चा हमारे ऐसा व्यक्ति, या फिर जो तैयारी जितने कर रहे हैं उनमें से इस प्रकार के ये लोगों को सिलेक्ट किया जाए जो आगे जाकर इस प्रकार की वैकेंसीज के अंदर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, या फिर मतलब अपन स्टूडेंट्स ही मान ले जो तैयारी कर रहा है, या फिर जो ऐसे अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया जाए जिसको हर सब्जेक्ट का क्या हो, नॉलेज हो। इसके लिए आपको ये सारे के सारे इतना बड़ा आपके सिलेबस दिया हुआ। इस सिलेबस को आपको पूरा आना कोई ज़रूरी नहीं, इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। अब एक बात और है कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये एग्जाम देने जाएगा चाहे उसके 10% मार्क्स है या फिर 40% मार्क्स है, इसका मतलब सारे के सारे ये एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे। फिर क्या मतलब रहा इस एग्जाम का? इस एग्जाम का ये मतलब नहीं है कि आपके 40% आए आपने क्लियर कर दिया, ये ऐसा क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। उसके बावजूद आप देखोगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे भी कोई वैकेंसी, अभी अपन ने एक पटवारी का एग्जाम्पल लिया, इसी प्रकार मान लो ये 1000 पोस्ट हैं, और इसमें क्या करेंगे कि टॉप मोस्ट जो बच्चे ऊपर के 15,000 बच्चे हैं, जो 1000 का कितना 15 गुना आप लोगे, तो 15,000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं का एग्जाम करवाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से इस पेपर के अंदर अपने को 60 to 70% से तो अबव मार्क्स आने ही चाहिए। ये अपने को क्या करना है कि ध्यान रखना है, ठीक है। 60 से 70% मार्क्स आएंगे तो आप इस 15,000 जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे उसमें सेलेक्ट हो पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि अगर आपके थोड़े कम मार्क्स हैं तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं हुए, तो ये एग्जाम देना है या फिर इसके लिए आपका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आप उसके एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे, उस एग्जाम में फॉर्म ही फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अगर ये टॉप 15,000 में आप अगर नहीं हो। तो इसी प्रकार दूसरी भी वैकेंसी जाएगी तो उसमें भी आपके उस हिसाब से जितनी वैकेंसी जाएगी उसके 15 गुना लेंगी, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले आपका ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान, मतलब अपने स्वतंत्रता के टाइम जितने आंदोलन हुए हैं उसका मेन किसके फोकस किसके ऊपर रहेगा, अपने राजस्थान का। इसका मतलब क्या है कि राजस्थान से जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं या फिर राजस्थान से जो राजस्थान के अंदर आंदोलन हुए उसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन उसी के ऊपर आपसे पूछे जाएंगे। तो मोस्टली आपको आंदोलन वही पढ़ने हैं जिसका संबंध किससे हो, राजस्थान से हो। ऐसा नहीं कि अपन आंदोलन लेके बैठ जाए और पूरी बुक ही निकाल रहे हैं, 10-15 दिन पढ़ रहे हैं और उसमें से कोई अपने को 2 या 4 क्वेश्चन मिले तो अपने क्या मतलब है उसका। इसलिए आपको विशेष ध्यान किसके ऊपर देना है, राजस्थान से जुड़ा व्यक्ति या फिर राजस्थान से जुड़ा हुआ आंदोलन है उसके ऊपर ही विशेष ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखोगे राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य। अब आपने इस राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जितने पहले भी पेपर हुए हैं अब भी पेपर हुए हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे इसका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति। इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये उठा के लेके आ जाते हैं। कई लोगों को, कई कोचिंग वाले तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं उसके नोट्स में कहीं क्वेश्चन मिलते भी नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के आते। तो विशेष बल आपको इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। अगर आप राजस्थान की कला संस्कृति अच्छी कर लेते हो तो बोर्ड के एग्जाम, जो बोर्ड ये एग्जाम के पेपर कंडक्ट करता है, तो इस पेपर के अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। अब आप आगे देखेंगे तो ये अगर क्या दे रखा, भारत का भूगोल।
अब अपने को ये दे रखा भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल भी अपने को पढ़ना है, लेकिन जो ज्यादातर राजस्थान के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका राजस्थान का भूगोल है, या फिर आप राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति, ये तो अच्छा होता ही है, लेकिन भारत का भूगोल वगैरह ये थोड़े टॉपिक कमजोर होते हैं, तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चन आने के। भारत के जैसे आपको इकोनॉमिक्स भी दे रखी, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन क्या है, कम आते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन किसके ऊपर बनते हैं, इसके अपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऊपर बनते हैं, तो आपको ज्योग्राफी पे थोड़ा अच्छे से कमांड नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखें। लास्ट टाइम में रिवीजन एक बार थोड़ा रिवीजन कर लें, ताकि ऊपर ऊपर से अगर आप रिवीजन करोगे तो भी इसके 2-4 क्वेश्चन आपको वह इजीली आपने को मिल सकते हैं। इससे आगे आप देखोगे तो राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान तो अपना ही है, मतलब अपन राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान के भूगोल के बारे में तो अपने को ज्यादा जानकारी होती है और अपने को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके कला संस्कृति से बनने के बाद में अगर देखा जाए तो राजस्थान के भूगोल के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको राजस्थान के भूगोल के अंदर जितने टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है और इसके ऊपर आपको मेन फोकस रखना। आप किसी भी एग्जाम की साइड में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर ये भी तृतीय श्रेणी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, उसके अंदर आप कोई भी उठा के देखोगे पेपर, तो उसके अंदर आपका राजस्थान का भूगोल तो हर पेपर में दे रखा होता है। इसलिए इस के ऊपर आपको विशेष फोकस रखना, ताकि आपके जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका भी अच्छा हो जाए और इसमें भी टॉपिक दे रखे उसमें अच्छा हो जाए। जैसे जलवायु वगैरह है, मानसून तंत्र है, जलवायु प्रदेश है, अलग अलग बांट के। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, राजस्थान का आप भूगोल जितना जो भी पढ़ते हो, तो आप हमेशा राजस्थान का मैप अपने पास रखिए और मैप के अंदर अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं, या फिर अलग अलग टाइप के जितने भौगोलिक प्रदेश हैं उस मैप के अनुसार पढ़िए, ताकि आपको इजीली याद रह सकते हैं। उसके बाद अपन आगे देखेंगे तो राजस्थान क्या है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, ये आपके छोटा सा टॉपिक दे रखा है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसके अंदर देखोगे तो भारतीय संविधान दे रखा है, आपको संघीय ढांचा है, अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो ये टॉपिक सारे के सारे टॉपिक आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे टॉपिक उसमें भी आते हैं, तो अपने को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, मैं ये मानता हूं, क्योंकि अपने उस एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, साथ साथ में सीईटी की भी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में आती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स के ऊपर एग्जामिनर के बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं और डाटा फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अगर आप स्पेशली किसी और की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इसके अंदर उलझने से बढ़िया है कि आप आराम से वो राजस्थान का जो भूगोल है, इतिहास है, राजनीति है, वो तैयार करें और इसमें भी ये थोड़ा थोड़ा साथ साथ में पढ़ते रहें, ताकि कोई ऐसे भी क्वेश्चन है जो ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो अपने इजी से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में आगे आप देखोगे तो अपना क्या आ गया, आगे आप देखोगे तो आपके सामने ये टॉपिक जो आ रखा है, इसके ऊपर मैं विशेष आपको बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि साइंस के टॉपिक तो इतने ही दे रखे हैं। अब मैं जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, या पहले उसका साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो उसको तो इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये 6th-7th की बुक आप एनसीईआरटी की उठा लो, या फिर 9th-10th की बुक, मैक्सिमम 9th-10th की बुक उठा लोगे, तो 9th-10th की बुक के अंदर सारे के सारे अपने टॉपिक दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मान लो दूसरा वर्ग, जैसे मान लें कि आर्ट्स यानी कला वर्ग से या फिर कॉमर्स से जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके लिए मैं बात ये कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे तो इसके अंदर साइंस के टॉपिक तो आपको कम ही दे रखे हैं। जैसे ये आप इसमें देखोगे तो भौतिक और रासायनिक, ये केमिस्ट्री का टॉपिक 2 देख लो नीचे, ठीक है। और ये केमिस्ट्री टॉपिक देखोगे, आगे कृषि विज्ञान, उद्यान वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो ये टॉपिक आप इजीली आर्ट्स का स्टूडेंट भी इजीली कर सकता है। और बाकी इसमें बायो दे रखी है ज्यादातर, और ऊपर 2 टॉपिक आपके किसके दे रखे हैं, प्रौद्योगिकी के दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में दे रखे हैं। ये आर्ट्स का भी स्टूडेंट अपने 6, 9, 10, 11, 12 में भी वो पढ़ता है, तो इतने ज्यादा कोई साइंस के टॉपिक हर टॉपिक नहीं दे रखे हैं, आपकी इजीली आप इसको कर सकते हो। अब मेन बात आती है यहाँ पर कि आप मैथ कैसे किया जाए। अब मेन बात किसकी आती है
कि मैथ कैसे की जाए, ये सब के ऐसा लगता है कि जो भी अलग से तैयारी कर रहा है, अपने सब्जेक्ट की अलग से तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा इसमें दिक्कत रहती है। लेकिन जो कॉमन तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की या फिर ये अपने जो तृतीय श्रेणी भर्ती की लेवल फर्स्ट की, तो उनके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं। आप इसमें जो अगर एनालिसिस आपने अच्छे से किया है तो आप इसमें देखोगे तो मैथ के 3-4 टॉपिक ही दे रखे हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है मैथ के। आप इसमें देखोगे तो आप इधर देखोगे तो पहले तो ये जो ऊपर के जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, ये सारे के सारे किसके दे रखे हैं, रीजनिंग के दे रखे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक तो रीजनिंग के दे रखे हैं ऊपर के। और रीजनिंग इतनी कोई हार्ड नहीं है, आप कोई भी एक बुक उठा के पढ़ोगे तो आप इसमें जैसे पहले मेकिंग सीरीज और एनालॉजी, सीरीज और एनालॉजी के अंदर क्या होता है कि अपन पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अपन इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो अपन अपना जो कॉमन सेंस है उस क्वेश्चन के ऊपर लगा के इजीली आप सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद में आपके अल्फाबेट टेस्ट है, तो ये भी आप, ये बहुत इजी टॉपिक है। ब्लड रिलेशन है, ये ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डी कोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप ये टॉपिक कर सकते हो। अब मैथ की बात आती है तो हर कोई मैथ से डरने लग जाता है, मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके अंदर आपको 2 टॉपिक तो दे रखे हैं, एरिया और वॉल्यूम की। किसके दे रखे हैं, एरिया और वॉल्यूम की। अब आपने यहाँ देखा होगा कि एरिया किसका, ट्रेंगल, सर्कल, इलिप्स, ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल और स्फीयर सिलेंडर, ये 5 टॉपिक जो आपको दे रखे हैं, इसके एरिया के आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और आपके पास में 3 घंटे का टाइम है। तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिकों के चक्कर में, या फिर जो भी ये कहते हैं कि हम मैथ एक दिन में करवा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करवा देते हैं, 1 सेकंड में क्वेश्चन करवा देते हैं, अपने को सेकंडों में जाना ही नहीं है। आप इजीली यहाँ से क्या करोगे कि एरिया के आप फॉर्मूले याद कर लोगे और डायरेक्ट वहाँ फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो भी ये क्वेश्चन इजीली कर सकते। अब दूसरा टॉपिक आपका आता है वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम के अंदर आपको कितने टॉपिक दे रखे हैं, 4 टॉपिक दे रखे हैं। कौन कौन सा, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब और कॉन। बस इन 4 का वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला याद कर लो और इजीली वहां पे डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे तो आपकी आंसर आ जाएगा। तो ये 2 तो आपकी क्या हो गई, एरिया और वॉल्यूम के टॉपिक। उसके बाद में अगला टॉपिक आप देखोगे तो आपके दे रखा है किसका, परसेंटेज का, सिंपल इंटरेस्ट का, यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट लॉस। अब मैन ये जो अर्थमेटिक दे रखी है, अब आपको पहले कौन सा टॉपिक, परसेंटेज आना चाहिए। कौन सा टॉपिक आना चाहिए, परसेंटेज। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको परसेंटेज इजीली अगर आपके क्लियर है तो आप परसेंटेज के थ्रू आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में जाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी, वो भी परसेंटेज में दे रखी होती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है तो वो भी परसेंटेज के अंदर दे रखी है, और जो वो परसेंटेज के अंदर दे रखी है तो अपने को परसेंटेज का मालूम तो होना चाहिए पहले। उसके बाद में आपको आगे प्रॉफिट और लॉस में जाओगे तो आपने हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि आपके विक्रय मूल्य पर इतने परसेंटेज आपका लॉस हो गया, इतने परसेंट 10% लॉस हो गया, 10% आपके लाभ हो गया, ऐसा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके ऊपर, प्रॉफिट और लॉस के ऊपर आ रहे हैं। तो आपने ये भी देखा तो इसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। ऊपर वाला सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा तो भी परसेंटेज का यूज हो रहा है। फिर आप रेशियो प्रोपोर्शन में, एवरेज के अंदर, हर टॉपिक के अंदर जाओगे तो पहले आपको परसेंटेज अच्छे से तैयार करके और बाकी वाले भी आप टॉपिक इजीली तैयार कर सकते हो। अब मेन क्या है कि अब ये जो सिलेबस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रीजनिंग और मैथ्स के मिलाकर 30 to 40 मिनिमम आपके 30 क्वेश्चन और मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से मिल सकते हैं। इसलिए इस पोर्शन को अच्छे से तैयार करें। इस पोर्शन का मेन फायदा क्या है कि आपने जो पढ़ लिया वो 100% हो गया कि आप वहाँ सही करके आओगे। आपके पूरे कंप्लीट मार्क्स आप 30 to 40 है तो 40 मार्क्स आप 40 क्वेश्चन 30 to 40 क्वेश्चन है तो मतलब इसका क्या है कि 60 to 80 मार्क्स है। तो 80 मार्क्स आप 80 में से 70-75 मार्क्स ला सकते हो। लेकिन जीके के अंदर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जीके के अंदर तो और भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो अपन पोर्शन पढ़ते हैं वहां से नहीं बनकर कहीं और से भी बन जाते हैं। लेकिन इसका अगर आपके मेथड क्लियर है तो इस पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। अब अपन और आगे चलते हैं तो आपने देखा कि आपके आगे क्या दे रखा है, आपकी लैंग्वेजेस दे रखी है तो सामान्य हिंदी दे रखी है। तो अब अपन राजस्थान से जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी इंग्लिश हो सकता है कि थोड़ी वीक है, लेकिन हिंदी में मुझे नहीं लगता कि कोई वीक है। हिंदी की आप एक छोटी सी बुक उठा लें 9 to 12 जो रचना की बुक आती है जो वो बुक अगर आप उठा लें तो उसमें से भी आप संधि है, संज्ञा है, सर्वनाम समास ये आप इजीली कर सकते हैं। उस बुक को आपने पहले पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो आप 2 या 3 दिन के अंदर आराम से इसको कर सकते हो। और इसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ऐसे मैंने एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल देखे हैं, मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं और क्लियर भी एग्जाम किए, तो उसके अंदर सारे के सारे जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें
से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये हिंदी का आप पोर्शन है ये आपको अच्छे से करना है। और उसके बाद आप देखोगे आगे फिर आता है किसका, इंग्लिश। अब जो इंग्लिश का पोर्शन है, अब कई बच्चों के इंग्लिश क्या रहती है, वीक रहती है, क्योंकि अपने यहाँ इंग्लिश का इतना अच्छा माहौल नहीं मिलता। हाँ, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से उसके कोई दिक्कत नहीं है, जनरल इंग्लिश दे रखी, इतना कोई ऐसी कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है, आप भी इजी से आराम से कर सकते हो। अगर पहले की आपकी पढ़ी हुई तो एक बार रिविजन जरूर कर लें इंग्लिश का। यहाँ से भी आपको इंग्लिश और हिंदी के मिला के भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन ईजिली मिल सकते हैं। 15 से लगाकर 20 क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेजेस की में मिल जाएंगे। अब आप आगे देखेंगे, अब आपको एक टॉपिक और दे रखा है, ये कंप्यूटर का ज्ञान। अब आप लोगों ने जो भी एग्जाम दे रहा है, कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए एक RSCIT का कोर्स जरूरी है। कौन सा कोर्स जरूरी है, RSCIT का। तो आपने RSCIT का एग्जाम तो सबने दिया होगा, तो वो एग्जाम दिया होगा तो आपके पास एक RSCIT की बुक होगी, उसके अंदर ये जो चारों चैप्टर दे रखे हैं वो आप आराम से उसमें से पढ़ सकते हो। और इसके आप मिनिमम मान के चलोगे तो भी 10 क्वेश्चन इजीली इसके आपको मिल जाएंगे। और 10 क्वेश्चन आप आराम से कर भी सकते हो, क्योंकि वो छोटी सी बुक आती है जिसको आप 2 या 3 घंटे के अंदर आराम से एक बार पढ़ सकते हो। तो इसको 2-3 बार रिवीजन कर लें ताकि ये अपने 10 क्वेश्चन हो जाएं। उसके बाद में आता है करंट अफेयर। अब आपने जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं या आगे होने वाले हैं, जितने पेपर हुए, अगर उसमें आपको करंट अफेयर का छोटा सा टॉपिक भी दे रखा है तो आपके कम से कम कितने 10 से लगाकर 15 क्वेश्चन उस पेपर में आते ही आते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। अब आप राजस्थान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, प्रमुख सामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियां। तो अब आपका क्वेश्चन कहां से बनेगा, मेनली आपका क्वेश्चन अपने राजस्थान के जितने एग्जाम है, जो भी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है राजस्थान से संबंधित है एक, तो उसका क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान गवर्नमेंट अभी नई कौन सी योजनाएं ला रहा है, यहाँ पे लाई हुई है उसके बारे में, या फिर बजट से कोई भी योजनाएं उठा के पूछ सकता है आपसे। उसके बाद में चर्चित स्थान या नाम, जिसके अंदर कहीं पर भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो उसका स्थान का नाम पूछ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम पूछ सकता है। और एक दो क्वेश्चन खिलाड़ी या खेल से संबंधित आपके आ सकते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर के ऊपर आप विशेष ध्यान दें, ताकि 10 से 15 क्वेश्चन जो ये आ रहे हैं उसमें से 10-12 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अब आप इसे, ये पूरा सिलेबस था, तो मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश की। मैंने जब ये सिलेबस एनालिसिस किया तो मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बच्चा इतने बड़े सिलेबस के अंदर फंस जाए और उसको अंतिम समय में पता नहीं रहे कि कौन सी बुक में पढूं या कौन सी नहीं पढूं। तो आपको बिना फालतू के किसी के उल्टे सीधे जो ये ऐड देते हैं, या फिर आप देखते हो कि ये ऐसे कर लो CET क्लियर 2 दिन में हो जाएगी, 7 दिन में CET क्लियर कर लो, ऐसा कुछ भी आप उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपने जो चीज़ पहले पढ़ रखी है उसी का ही रिवीजन करना है। उसी बुक, जो बुक आपने पढ़ रखी है वो बहुत अच्छी बुक है, जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें से ही आपको रिविजन करना है। लेकिन इसमें से आप विशेष ध्यान देंगे तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लो जिसकी जो जीके इंडिया का और ये राजस्थान का इतना बड़ा पोर्शन है, सर हमें हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके आप क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि आपने पहले ये, अगर मैथ आपने पढ़ा हुआ है, या फिर अगर आपने मैथ, रीजनिंग और ये पहले की पढ़ रखी है, तो इसमें से आपको कितने 30 to 40 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। यहाँ से 30 to 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के देखोगे तो आपको 20 to 30, मतलब मिनिमम क्वेश्चन कितने ही आएंगे तो 20 और मैक्सिमम आपके 30 क्वेश्चन आपको वहाँ मिल सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस का मैंने आपको बता ही दिया पहले, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं, कैसे पढ़ना है RSCIT बुक में से, तो वो कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और करंट अफेयर के 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर मैं इस पोर्शन को पूरे को देखूं तो मेरे पास में यहाँ से 80 से 85 क्वेश्चन, मतलब ये कि आपके 150 क्वेश्चंस में से 80 से 85 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। इसका मतलब आप 50% क्रॉस कर गए यहाँ से। कितना? 50% आप क्या हुआ, यहाँ से क्रॉस कर गए। इसका मतलब है कि आप अगर ये पोर्शन रिवीजन करते हो, अगर मैं इंग्लिश को हटा भी दूं यहाँ से, मान लो भाई इंग्लिश मेरी कमजोर है, तो सर क्या करना चाहिए, आप अगर ये क्वेश्चन करते हो, तो अगर आप इंग्लिश को हटा भी देते हो तो आपके 75 से अबव क्वेश्चन तो यहाँ बच रहे हैं ना, तो आप 50% क्रॉस तो यहाँ से कर गए। अब आपको अगला क्या करना है, देखो आगे आप देखोगे इंडिया जीके।
और राजस्थान जीके। अब मेन इंडिया जीके और राजस्थान जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इंडिया की आपको दे रखी है। तो मेन आपके यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे? हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। क्यों? एग्जामिनर का इकोनॉमिक्स के ऊपर, चाहे राजस्थान की इकोनॉमिक्स ले लो या फिर अपने इंडिया की इकोनॉमिक्स ले लो, इसके ऊपर क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर अच्छे क्वेश्चन बनने के चांस। तो आप इसके ऊपर मेन फोकस करिए, इसके आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो राजस्थान और इंडिया का दोनों का पोर्शन साथ में दे रखा है, उसके अंदर आपके राजस्थान का पोर्शन ज्यादा है और दूसरा पोर्शन क्या है? कम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया जीके का पोर्शन है वो कम आएगा और राजस्थान का पोर्शन, राजस्थान का ही एग्जाम है तो फिर राजस्थान का पोर्शन ज्यादा आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो आप हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान से संबंधित आप तैयारी कर रहे हो, तो ये एग्जाम के अंदर राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब राजस्थान के अंदर क्या है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है। तो अब आपको इकोनॉमिक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांस है और आपके 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका थोड़ा फेवरेट टॉपिक बोर्ड का ये है कि आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, ज्योग्राफी भी हिस्ट्री भी है। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप राजस्थान का पोर्शन आपके अच्छा है तो भी आप 120 क्रॉस कर जाओगे, 150 में से 120 क्वेश्चन क्रॉस कर जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, मैथ रीजनिंग के सारे टॉपिक दो दो बार रिवीजन कर दिए और लास्ट टाइम में भी रिवीजन की है, हिंदी रिवीजन की है, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर, ये अगर आपने रिवीजन किया है तो आप 50% तो मार्क्स यहाँ ले आए, ये मान लो। और अगर आपका राजस्थान अच्छा है तो आप 120 प्लस क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। और ये आप अगर माना जाए तो आपके 80% अबव है, 80% से प्लस में ही हो आप। तो चाहे आपकी जितनी 8 प्रकार की वैकेंसीज मैंने बताई है उसमें आपके कितनी भी वैकेंसी आ जाए तो आप 80% से अबव हो तो आप हर वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आगे आप अपने तैयारी जारी रख सकते हो। इसलिए थोड़ा इसके ऊपर अच्छे से लास्ट के 10 दिन ध्यान रखें ताकि आपका पोर्शन क्या हो? अच्छा हो। और इसकी वजह से आपके आगे जितने भी 7-8 प्रकार की वैकेंसी आती है अगले साल में तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। थैंक यू सो मच। आप सब लोग हमारे साथ उत्थान एजुकेशन ग्रुप से जुड़े रहें ताकि आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। अब मैं जल्द ही जो सीईटी का अपने माध्यमिक स्तर का जो है, जो 10+2 वाला सीईटी का एग्जाम है, उसके लिए भी मैं एक सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत जल्द ही सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक है, काफ़ी लोगों की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें सर गाइड कीजिए, तो उसके ऊपर जल्द ही हम सीरीज लाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सब लोग आप जुड़े रहिए उत्थान एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।